तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बहुत आसान टॉपिक है। इसकी ट्रीटमेंट भी मिलती जुलती वही एनसेड्स हम देते हैं इसमें भी, और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, एंटी टीएनएफ देते हैं, या हम कोई जॉइंट की अगर ज्यादा खराब हो जाए तो सर्जरी वगैरह भी करते हैं। तो क्या फर्क है गाउट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में? अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असल में डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक सीरो नेगेटिव डिजीज है। सबके सम अब जो है ना वो जरा इसे गौर से सुने मेरी बातों को। मैं एक छोटी सी आपको समरी पहले इसकी बताने लगा और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। सीरो नेगेटिव डिजीज है। सीरो नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें रूमेटाइड फैक्टर हमेशा नेगेटिव होता है। और इसी तरह की कुछ और डिजीजेस भी हैं जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ मिलती जुलती हैं। ये हैं तो ऑटो इम्यून डिजीजेस, लेकिन इनमें एएनए एंटीबॉडीज और रूमेटाइड फैक्टर जो है वो नेगेटिव होता है। और हैं ये ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा था वैसे ही सेम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है। लेकिन फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? देखो, तीन चार बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है लोकेशन, साइट। अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी किसी भी एज में हो सकती है, मेन में ज्यादा कॉमन है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी किसी भी एज में हो सकती है, मोर कॉमनली इन ओल्ड एज। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी मोर कॉमन इन ओल्ड एज, ठीक है। सबसे पहला और जो मेजर डिफरेंस है वो साइट का डिफरेंस है, लोकेशन का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, आपके हैंड के, आपकी फीट के। सबसे पहला जो उसका टारगेट होता है वो आपके स्मॉल जॉइंट्स होते हैं। जबकि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके टेंडन्स को, जो टेंडन इंसर्शंस होती हैं, जहां पर टेंडन बोन में इंसर्ट हो रहा होता है, वहां पर अटैक करता है। और आपकी जो स्पाइन है, जो बैक की बोन है, बैक बोन है, उसको सबसे पहले अटैक करता है, ठीक है। ये भी टोटली एक ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन इसमें रूमेटाइड फैक्टर के बजाय इसमें इसमें डिफरेंट डिजीजेस आती हैं जो आपके पास है। इनके ये लिस्ट है सीरो नेगेटिव डिजीजेस की, ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो मेन प्रॉब्लम है वो जेनेटिकल इशू है। जेनेटिकल इशू का मतलब यह है कि इसमें HLA-B27 एक जीन है, जो कि अगर पॉजिटिव हो तो एक्चुअली ये HLA-B27 एक जेनेटिक मार्कर है। ये करता क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूं। इसका जो फुल नेम है वो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27, HLA-B27। जैसे हमने रूमेटाइड फैक्टर पढ़ा था ना, कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो जाके जॉइंट्स के साथ अटैच होकर जॉइंट्स को अटैक करती हैं। इसी तरह HLA-B27 जो है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 जो है, ये भी एक सरफेस एंटीजन है। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सरफेस एंटीजन इनकोड हो जाए तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। और ये सरफेस एंटीजन जो है वो आपके टी सेल्स और इस जगह के ऊपर मोस्टोकम्पैटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडीज, ऑटो रेगुलेटेड एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। आमतौर पे हम सब में HLA-B27 नहीं मौजूद होता, क्योंकि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 जो है ये एक सरफेस एंटीजन है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और एक एंटीजेनिक एंटीबॉडी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है उन पेशेंट्स के साथ जिनमें HLA-B27 पॉजिटिव होगा, उनमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको देखने को मिलता है। मैन में सबसे ज्यादा कॉमन है, अडल्ट एज में, यंग एज में भी आपको देखने को मिलता है, ओल्ड एज में भी आपको देखने को मिलता है, हर एज में ये स्टार्ट होता है। और इसका जो सबसे कॉमनेस्ट लोकेशन होती है वो लंबर स्पाइन होती है। सबसे पहले ये आपके लंबर स्पाइन को जो है वो अटैक करता है, और फिर उसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है सर्वाइकल स्पाइन्स की तरफ। तो इसकी जो लोकेशन ऑफ अटैक है, जो इसकी पैथोजेनेसिस की जो प्लेस है, वो आपकी बैकबोन है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम है,
और आपकी जो टेंडन इंसर्शंस हैं वहां पर, जहां पर आपके बॉडी के मेजर टेंडन्स इंसर्ट होते हैं, जैसे एक्लीज टेंडन आपका है वो जहां पर इंसर्ट हो रहा है वहां पर आपको ये डिजीज देखने को मिलती है। तो ये टोटली HLA-B27 जो है पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और जो है वो टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और ये सारी की सारी चीजें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैथोफिजियोलॉजी में रोल प्ले करता है वो TNF अल्फा रोल प्ले करता है। TNF अल्फा एक्चुअली क्या है? TNF अल्फा इज अ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर सेलुलर डेथ बहुत तेजी से करवाता है, जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उनकी डेथ बहुत तेजी से करवाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ बहुत तेजी से करवाता है, और ये अनरेगुलेटेड जो एक्टिवेशन है मैक्रोफेजिस की और टी लिम्फोसाइट्स की वहां से प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स तो हो ही रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस तो अटैक कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक जो एक आपके पास TNF अल्फा है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को काज करने में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ही डिजीज है, लेकिन वो भी ऑटोइम्यून है, ये भी ऑटोइम्यून है। उसमें सिर्फ अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स होती है और वो आपके स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करती है और वो रूमेटॉइड फैक्टर के साथ पॉजिटिव होती है। जबकि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जो है वो HLA-B27 पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर होती है और ये टी लिम्फोसाइट्स और साथ में मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करती है। और इसकी जो कॉमनेस्ट लोकेशन है वो वर्टिब्रल कॉलम और टेंडन इंसर्शंस है। वर्टिब्रल कॉलम में भी लंबर एरिया इसका सबसे ज्यादा कॉमन है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में एक रोल जो प्ले करती है वो है TNF अल्फा, जो कि सेलुलर डेथ बहुत तेजी से करवाती है कॉन्ड्रोसाइट्स की और आपके ऑस्टियोसाइट्स की, जिसकी वजह से ये डिजीज और सवेयर से सवेयर होती है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट्स? बड़ी आसान सी डिजीज है, बड़ी आसान सी। एम आई क्लियर? अल्लाह पाक तुम आपको शिफा अता करें दोस्त। अच्छा, अब ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप ये देखें कि ऐसे बोन्स आपस में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो फ्यूज हो जाता है और ये बैम्बो स्पाइन, आपने कभी जो है वो आपने देखा होगा, बैम्बो देखा हो तो बिल्कुल बैम्बो की तरह की जो है ना वो आपको ये शेप देती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसकी जो कार्टिलेज होती है वर्टिब्रल कॉलम की वो फ्यूज होना शुरू हो जाती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है और वर्टिब्रास आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये ऐसे बैम्बो स्पाइन की शेप देती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा आप इसमें भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि इसमें देखो आपको बिल्कुल जो कार्टिलेज है वर्टिब्रल कॉलम में वो बिल्कुल ठीक है, स्पेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर ये अभी अर्ली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और ये लेट है जिसमें साइडें इसकी बिल्कुल फ्यूज हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पहले कार्टिलेज और फिर उसके बाद बोन। हमेशा जब भी कोई जॉइंट अटैक होता है तो पहले कार्टिलेजेस डैमेज होती हैं और फिर उसके बाद बोन्स डैमेज होती हैं, लेकिन ये टेंडन्स को भी इफेक्ट करती है, जो टेंडन्स इंसर्शंस हैं जहां जैसे कि आपकी एक्लीज टेंडन। और इसके अलावा ये जिस्म के एक और हिस्से को बहुत कॉमनली इफेक्ट करती है, ये यूविया को अटैक करती है। आपके जो यूवियल ट्रैक होता है आई का, यूवियाइटिस इसके साथ बड़ी कॉमन जो कंप्लेन है जो पेशेंट के जो है वो यूवियाइटिस के साथ पेशेंट जो है वो आपके पास प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अर्ली स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर उसके बाद एडवांस स्पॉन्डिलाइटिस है। मेरी आवाज सबको क्लियर है? जी अलीना, आप अपना इंटरनेट चेक करें, आवाज सबको क्लियर जा रही है? ठीक है, तो अर्ली में सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है और अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जस्ट जो है वो आपकी फ्यूजन हो जाती है। इसको ना क्लिनिकली देखने का बड़ा आसान तरीका है। जो अर्ली स्पॉन्डिलाइटिस होती है ना उसमें सिर्फ पोस्चर चेंज करने से पेशेंट को पेन होती है, यानी कि जब पेशेंट पोस्चर को चेंज करता है तो वो पेनफुल होता है उसके लिए ना, अपनी कमर को झुकाना या सीधा करना या कमर को साइडों पे लेकर जाना या चलने फिरने में उससे बैक पेन होती है। लेकिन एडवांस में जब फ्यूज हो जाती है तो उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, उसकी कमर झुक जाती है।
ठीक है, आर्क की शक्ल ले जाती है और ये एडवांस स्टेजेस के अंदर बड़ी कॉमन आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस डिजीज की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बड़ी स्लो प्रोग्रेशन वाली डिजीज है। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को हुई है तो 10 दिन के बाद उसकी स्पाइन जो है वो सारी की सारी फ्यूज हो जाएगी। बड़ी स्लो प्रोग्रेस करती है, बहुत स्लो प्रोग्रेशन वाली डिजीज है। अगर आप प्रॉपर एनसेड्स लेते जाएं, प्रॉपर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते जाएं या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस वगैरह लगवाते रहें तो ये डिजीज की प्रोग्रेशन को आप बड़ा इजीली कम कर सकते हैं। लेकिन किसी में अगर हैला B27 पॉजिटिव है तो आप उसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बैम्बो स्पाइन जो है मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपके पास इस पेशेंट का, जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा वो लिमिटेड मोशन के साथ प्रेजेंट करेगा। उसकी जो बैक पेन है उसमें स्टिफनेस और बैक पेन होगी, लिमिटेड मोशन के साथ प्रेजेंट करेगा। नेक पेन के साथ, क्योंकि सर्वाइकल रीजन है। बिल्कुल IL इनहिबिटर्स हम देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। बिलाल, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स देते हैं क्योंकि इसमें IL-17 का रोल होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। ठीक है, और इसमें टेंडनाइटिस, खास तौर पे एक्लीज टेंडन का जो इन्फ्लेमेशन है वो कॉमन है। चेस्ट मूवमेंट, जो चेस्ट एक्सपेंशन है, थोरेसिक स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है ना उसमें भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो टोटल इसके जो सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो घूमती है आपकी स्पाइन के इर्द गिर्द, जिसमें आपकी लो बैक पेन है, स्टिफनेस है, लिमिटेड मोशन है लंबर एरिया की, नेक पेन है अगर सर्वाइकल स्पाइन उसमें आ जाए, और अगर टेंडनाइटिस हो जाए तो पेशेंट सही तरह खड़ा नहीं हो पाता, उसका गेट बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें फीवर भी होता है, इसमें फीवर भी होता है। बाज दफा कॉमन नहीं है, लेकिन जब पेशेंट बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है या कोई हैवी काम करता है या कोई वेट लिफ्टिंग वाला काम करता है या वो अपनी नहीं करता, अपनी टेंडनाइटिस की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं ना, एंथेसाइटिस। ठीक है, तो अगर वो हैवी काम करता है, वो अपनी एहतियात नहीं करता, तो फिर उसके बाद स्वेयर इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शंस के अंदर इस पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। तो सिम्टम्स बड़े आसान है इसमें। आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, स्टिफनेस, बैक पेन, फीवर, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सारे के सारे, अगर आपके पास एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आ गया है और आपके पास आ गया है एक, आपके पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट, आप किन बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे? आप देखो, इसका जो टेस्ट है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हैला B27 बहुत कम हम करवाते हैं, पेशेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, इसी तरह इसमें भी एक्सरे करवाते हैं बैक का, लेकिन उससे पहले आप कैसे इवेलुएट करोगे? देखो, क्लिनिकली इनका जो डायग्नोसिस है वो टोटल क्लिनिकल है। सबसे पहले आप जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट देखो कि जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व है। अगर एक पेशेंट आपके पास स्मॉल जॉइंट्स के साथ प्रेजेंट किया है तो डेफिनेटली आप उससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ लेकर जाओगे। लेकिन अगर एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है कि उसको अपने उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, पोस्चर चेंज में प्रॉब्लम हो रही है, उसे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे झुकने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे दर्द हो रही है, और मॉर्निंग स्टिफनेस किस जगह पे हो रही है? वर्टिब्रल कॉलम में, खास तौर पे मोस्ट कॉमनली लंबर रीजन में, तो फिर आप इसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ लेकर जाएंगे। इसके दो ही स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं मेनली, जिसमें इमेजिंग स्टडी है और सीरोलॉजी है। सीरोलॉजी में हम HLA-B27 को चेक करते हैं और इमेजिंग स्टडी में हमने बैम्बो स्पाइन, खास तौर पे इसमें CT स्कैन और जो MRI है वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं तो फिर आप लोगों को क्लियर होगा। ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये बिल्कुल एक नॉर्मल पेशेंट है, यानी कि ये पेशेंट अर्ली स्टेजेस में था अभी। इसको यहाँ पर ज़रा गौर करें, इस जगह पर इसको जरा गौर करें, बिल्कुल लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, र्यूमेटोलॉजी में जो मेन मैटर करती है वो लोकेशन करती है। ये देखें जरा, यह बिल्कुल इसकी साइडें भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और इसकी स्पेस भी बिल्कुल ठीक है। ये पेशेंट बिल्कुल ओके हालत में है। ठीक है, बिल्कुल इसको अभी तक इसके जॉइंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप एडवांस को देखें जरा, एडवांस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, तो ये देखें जरा, इसकी साइडें देखें, यहां से फ्यूज हुई हुई है पेशेंट की। ये देखो, इस जगह से भी साइडें फ्यूज हुई हुई हैं। मैं इसको जरा से ऐसे रिमूव करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, यहां पर भी ऐसे साइडें रिमूव है, साइडें रिमूव है, और देखिए ये कैसे अनइवन स्पेसिस हुई हुई है। बिल्कुल जो वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्राज है वो आपस में फ्यूज कर रही हैं,
साइड्स उसकी बिल्कुल फ्यूज कर चुकी हैं, और मिड में जो कार्टिलेज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होती जा रही है, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। तो ये एक बैम्बो स्पाइन, एक बिल्कुल बैम्बो की शेप दे रहा है। ये वाले एरिया के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये टोटल एक बैम्बो की शेप दे रहा होगा, ठीक है, बैम्बो की। तो ये आपने बैम्बो स्पाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो है ना वो साइन है जो आपको एमआरआई या सीटी स्कैन में पता चलता है। क्लियर है? नॉर्मल मैंने ऊपर दिखाया डॉक्टर साहब। न्यू फॉर्मेशन जितनी भी हो ना ऑटो इम्यून डिजीजेज में, वो इतनी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर कोई सेल्स बन भी रहे हैं तो वो साथ साथ डैमेज होते जाते हैं। लेकिन ये बड़ी स्लो प्रोग्रेशन की डिजीज है, मैंने आपको बताया ना, बड़ी स्लोली प्रोग्रेस करती है, इतना फास्ट प्रोग्रेस नहीं करती अगर आप एहतियात करो तो। ट्रीटमेंट जनाब इसकी बिल्कुल सेम है। आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ठीक है, या एनसेड जिसमें देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज भी करते हैं, और इसमें जो स्पेसिफिक मेडिसिन है जो हम एडवांस स्टेजेस के अंदर यूज करते हैं वो एंटी टीएनएफ है, यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम एंटी टीएनएफ मेडिकेशंस देते हैं। एनसेड्स है, फिजिकल थेरेपी है। हाँ, हम इंटरल्यूकन इनहिबिटर्स भी इसमें यूज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज भी करते हैं, जो कि बुक्स में आपको शायद ना लिखा हुआ मिले, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में हम इंट्रा जो आर्टिकुलर इंजेक्शन है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम फिजिकल थेरेपी भी यूज करते हैं, एनसेड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, एंटी टीएनएफ जो एडवांस डिजीजेस होती हैं उसमें भी करते हैं, और सवेयर पेशेंट्स के अंदर, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के अंदर हम सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो आपको डिफरेंट मिलेंगी। आपको आपकी बुक बुक की जो बातें हैं उससे काफी चीजें आपको डिफरेंट मिलेंगी। आप कहोगे कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। सर्जरी इफेक्टिव है अगर एडवांस स्टेजेस हो। यंग को मेरा नहीं ख्याल कि उनको अगर अर्ली स्टेजेस में सर्जरी करवानी चाहिए। बहुत इजीली आप इसे मैनेज कर सकते हैं अगर आप थोड़ी एहतियात करें। ये बड़ी स्लो डिजीज है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बड़ी स्लोली प्रोग्रेस करती है, लेकिन ये कि जब जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये तो एडवांस होती जाती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखें तो फिर है। और अगर आपकी स्पाइन, मेरा ख्याल है कि अगर 70% से ज्यादा या 80% से ज्यादा डैमेज हो गई है तो फिर सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अल्लाह पाक जो है वो आपको सेहत अता करे। यूवीआइटिस इसका एक एमसीक्यूज आता है कि इसके साथ सिस्टेमिक सिम्टम दूसरा कौन सा कॉमन है, तो यूवीआइटिस इसमें बड़ा कॉमन है। अदर इसमें सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह, कार्डिक मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, इसमें पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, लेकिन यूवीआइटिस इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन विद एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अस्मा कह रही है कि आई के पेपर में भी आया था। क्योंकि ऑटो इम्यून है तो ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, लेकिन आई को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है और जॉइंट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों की जो है वो ऑब्स भी शुरू हो रही है इंशाल्लाह ताला। मैं अभी स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो कल हम इंशाल्लाह ताला एसएलई पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम सीवीएस पढ़ेंगे, बेफिक्र रहें आप। सीवीएस के बाद मैं आपको जो है वो करवाऊंगा दूसरा साइकाइट्री। ओके जी, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।